नमस्कार दोस्तों, BACS एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संतोष वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग मध्य प्रदेश का महाप्रलय प्रारंभ करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का महाप्रलय, जिसमें आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र, यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश ज्योग्राफी के अंतर्गत मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र। अब अपवाह तंत्र का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आज से नदियां प्रारंभ होने जा रही है, और हम लोगों ने कई बार पढ़ रखा है कि मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र के आधार पर संपूर्ण नदियों को 6 अपवाह तंत्रों में वर्गीकृत या विभाजित किया गया है या विभाजन किया गया है। यही बात सुनने में आती है ना। लेकिन हम कहां से स्टार्ट करने वाले हैं कि विश्व की सभी नदियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, और उन वर्गों के अंतर्गत मध्य प्रदेश की नदियों को किस प्रकार से रखा जाता है या देखा जाता है, या किस उदाहरण के अंतर्गत वो नदियां आती हैं और क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और आप लोग अगर यहाँ तक नहीं पढ़े हो तो आपसे क्वेश्चन छूटने का कारण क्या होता है, उन सभी को आज आप देखने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना, सीखने का प्रयास करना और क्वेश्चन सही करना। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का महाप्रलय आज से शुरू हो गया है आप लोगों के लिए। आपकी जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स को हम लोग आसान कर देंगे। कैसे करेंगे वो यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, टॉपिक क्या दोस्तों? मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र। टॉपिक क्या है? मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र। यहां लिख देता हूं। मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र, तो ये हेडिंग है हमारे पास में। सबसे पहली बात तो ये आती है कि अपवाह तंत्र होता क्या है। अपवाह तंत्र होता क्या है? तो इसमें आप लोग लिखोगे किसी मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए जाल या नेटवर्क को अपवाह तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। मुख्य नदी और सहायक नदियों द्वारा मुख्य नदी और सहायक नदियों द्वारा जितना क्षेत्र अपवाह प्रणाली के अंतर्गत आता है, अपवाह प्रणाली के अंतर्गत आता है, उसे अपवाह क्षेत्र कहते हैं। अपवाह क्षेत्र कहते हैं।
भाई क्या लिखा हुआ है अपवाह तंत्र के अंतर्गत कि किसी मुख्य नदी और उसके सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए जाल या नेटवर्क को अपवाह तंत्र कहते हैं। और मुख्य नदी और सहायक नदियों के द्वारा जितना क्षेत्र अपवाह प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है या कवर किया जाता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? अपवाह क्षेत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र या अपवाह क्षेत्र का नाम अपवाह तंत्र और अपवाह क्षेत्र, अपवाह तंत्र या अपवाह क्षेत्र का नामकरण कर दो, का नामकरण मुख्य नदी के नाम पर ही रखा जाता है। समझ रहे हो? तो ये होती है दोस्तों डेफिनेशन। और इतनी जानकारी हमें अपवाह तंत्र की परिभाषा के अंतर्गत पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो किसकी बात हो जाती है? अपवाह तंत्र की। अब आप सोच रहे होंगे सर अपवाह तंत्र की परिभाषा हमने समझ ली है, अब फटाक से हमें मध्य प्रदेश की नदियों के अंतर्गत लेके चलो। अभी चलते हैं, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पर कुछ लिखने वाला हूँ। ये तो परिभाषा की बात होती है, इसके बाद मैं लिखने वाला हूँ दोस्तों मध्य प्रदेश, क्या लिखने वाला हूँ? मध्य प्रदेश भारत और विश्व की सभी नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? दो वर्गों में विभाजित किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या नई चीज़ हो गई है? अभी तक तो हमने यही पढ़ रखा था कि मध्य प्रदेश में 6 प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है और मध्य प्रदेश की सभी नदियों को उन 6 अपवाह तंत्रों के अंतर्गत रखा गया है। बिल्कुल सही बात है। तो फिर ये कौन सी नई चीज़ हो गई है कि मध्य प्रदेश, भारत और विश्व की सभी नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है? यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस तथ्य का अनुसरण करती है? क्वेश्चन मैंने क्या पूछा दोस्तों आप लोगों से कि नर्मदा नदी, मैं क्वेश्चन आपको बोल देता हूं कि नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस तथ्य का अनुसरण करती है? ऑप्शन में मैंने आपको दे दिया अनुवर्ती, परवर्ती, नवानुवर्ती, प्रत्यानुवर्ती, ए बी सी डी। भाई मैंने 4 ऑप्शन दे दिए और क्वेश्चन ये दे दिया कि निम्नलिखित तथ्यों में से नर्मदा नदी किस तथ्य का अनुसरण करती है। अब आपने जब ये नहीं पता होगा कि अनुवर्ती क्या होता है, परवर्ती क्या होता है, नवानुवर्ती क्या होता है, प्रत्यानुवर्ती क्या होता है, तब तक आप ये कैसे बता पाओगे कि नर्मदा नदी इन चारों में से किसके अंतर्गत जाएगी? या ताप्ती नदी किसके अंतर्गत जाएगी? या माही नदी, चंबल नदी, यमुना नदी, गंगा नदी? कैसे एग्जाम्पल्स में आप लोग रखोगे इनको जब तक आपको उसका नॉलेज नहीं होगा? समझ रहे हो? मैं बताऊंगा किस प्रकार से हम लोग इनको वर्गीकृत करेंगे। तो फिलहाल क्या लिखा है दोस्तों कि मध्य प्रदेश, भारत और विश्व की सभी नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। और वो 2 वर्ग कौन से हैं? तो हम लोग वो पहले 2 वर्ग देख लेते हैं। 2 वर्ग इसमें आएंगे इस प्रकार से। एक है क्रमवर्ती नदियां, एक क्या है? क्रमवर्ती नदियां, और एक है
अक्रमवर्ती नदियाँ। क्रमवर्ती नदियों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आएगी? तो पहले तो ये देख लो कि क्रमवर्ती नदियाँ है क्या। भाई क्रमवर्ती नदी हम लोग किसे कहेंगे? तो ये ऐसी नदियाँ, क्या लिखेंगे? ऐसी नदियाँ जो ढाल का अनुसरण, ऐसी नदियां जो ढाल का अनुसरण करती है। क्या लिखा दोस्तों? ऐसी नदियां जो ढाल का अनुसरण करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रमवर्ती नदियां कहते हैं। और अक्रमवर्ती में क्या हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसी नदियां जो ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। ऐसी नदी क्या हो जाएगी? अक्रमवर्ती। अब ये अगर ढाल का अनुसरण करती है तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदियां हो जाएगी, हमें वो देखना है। इसके अंतर्गत हो जाएगा अनुवर्ती, या इसी को हम लोग कहते हैं अनुगामी नदियां। अनुवर्ती या अनुगामी नदियां परवर्ती नदियां नवानुवर्ती नदियां प्रत्यानुवर्ती नदियां। तो हमारे पास में क्रमवर्ती के अंतर्गत 4 ऑप्शन तो आ गए। ठीक है, क्रमवर्ती की परिभाषा में ये पता चल गई है। इसके अलावा इसके अंतर्गत हमने 4 नदियों को रखा है, अनुवर्ती, परवर्ती, नवानुवर्ती और प्रत्यानुवर्ती। और अभी जस्ट मैंने पहले जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस तथ्य का अनुसरण करती है, तो अब आपको पता चल जाएगा। अभी थोड़ी देर में एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। और इसके अंतर्गत यदि हम लोग बात करेंगे तो हमें 2 रिवर पढ़नी है दोस्तों। पूर्ववर्ती नदियां और अध्यारोपित नदियां। अब मेन बात तो ये आती है कि क्रमवर्ती की परिभाषा पता चल गई, लेकिन इसके अंतर्गत आने वाले ये 4 उदाहरण कौन कौन से हैं और इनके अंतर्गत किन किन नदियों को हम लोग किस प्रकार से रख सकते हैं। तो चलिए पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग में डालने वाला हूं क्रमवर्ती। क्रमवर्ती नदियां, और इसके अंतर्गत हमने क्या रखा? अनुवर्ती, परवर्ती, नवानुवर्ती, प्रत्यानुवर्ती। तो ये 4 नदियों को हम लोगों ने किसके अंतर्गत रखा है? क्रमवर्ती के अंतर्गत। अब मेन बात ये आती है कि हमें बताओ, तो इन चारों के एग्जाम्पल्स दोस्तों मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं। और अगर आपने ये चारों डायग्राम्स के माध्यम से एग्जाम्पल समझ लिए तो समझिएगा कि मध्य प्रदेश की काफ़ी नदियों को आप लोगों ने समझ लिया अभी के अभी। और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, मैंने एक नदी बनाई। एक नदी देखना, ये एक नदी जा रही है, दिखी?
ये एक नदी है, बिल्कुल नदी है, सही बात है। नदी है तो पानी तो होगा, पानी बना दो। अरे भाई नदी है तो पानी तो बनाना पड़ेगा ना, कि बिना पानी की नदी बहाओगे? मिट्टी बहाओगे, हवा बहाओगे, पानी बहेगा, ठीक है ना। अब पानी बह रहा है नदी में, तो नदी कहीं ना कहीं से तो निकली होगी। तो ये मैंने बना दी यहाँ पर एक पहाड़ी, और ऊपर मैंने लिख दिया उद्गम स्थल। उद्गम स्थल, क्या लिख दिया? उद्गम स्थल। अब जहां से निकलेगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो समापन करेगी। तो मैंने यहां पर लिख दिया, मैंने यहां पे लिख दिया सागर या महासागरीय जल। सागर या महासागरीय जल। अब जल लिख दिया तो पानी तो होगा ही होगा यहाँ पर, तो ये मैंने पानी बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया? पानी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमें तो नदी भी दिखाई दे दी, हमें नदी दिखाई दे दी इस प्रकार से। नदी हमें दिखाई दे दी, एक पहाड़ी से निकलती है और अपने मार्ग में बहते हुए सागर या महासागर जल में अपना मुहाना बनाती है। और डायरेक्शन में बता देता हूँ, तो डायरेक्शन कैसी होगी? बिल्कुल ऐसे होगी। मैं एरो बना देता हूँ इसमें, ये जा रही है ऐसी। ये गई, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग नदी के बारे में? क्या लिखेंगे कि ऐसी नदी जो अपने उद्गम स्थान से निकलकर, क्या बोल रहा हूं मैं लिखना, ऐसी नदी जो अपने उद्गम स्थान से निकलकर अपने मार्ग में प्रवाहित होते हुए सागर या महासागरीय जल में अपना मुहाना बनाती है, जो किसी अन्य नदी की सहायक नदी नहीं है। ऐसी मुख्य नदी को क्या कहते हैं? अनुवर्ती नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवर्ती नदी कहते हैं। तो किस में लिखेंगे? अगर अनुवर्ती की हम लोग बात करेंगे तो मैंने यहां पर लिख दिया अनुवर्ती। क्या लिखा? अनुवर्ती। और अनुवर्ती में क्या लिखा कि ऐसी नदी जो अपने उद्गम स्थान से निकलकर ऐसी नदी जो अपने उद्गम स्थान से निकलकर अपने मार्ग में प्रवाहित होते हुए जो अपने उद्गम स्थान से निकलकर अपने मार्ग में प्रवाहित होते हुए किसी अन्य नदी की सहायक नदी न बनकर किसी अन्य नदी की सहायक नदी न बनकर सागर या महासागर में मुहाना बनाती है,
ऐसी मुख्य नदी को अनुवर्ती या अनुगामी नदी कहते हैं। समझ रहे हो भाई? जो लिखा हुआ है कि ऐसी नदी जो अपने उद्गम स्थान से निकलकर अपने मार्ग में प्रवाहित होते हुए किसी अन्य नदी की सहायक नदी न बनकर सागर या महासागरी जल में अपना मुहाना बनाती है, ऐसी मुख्य नदी को क्या कहते हैं? अनुवर्ती नदी कहते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर देख भी लिया है, ये नदी कौन सी है? अनुवर्ती नदी है। ठीक है, तो चलो अनुवर्ती की हमें डेफिनेशन समझ में आ गई। तो मैंने आपसे क्वेश्चन सबसे पहले पूछा था कि नर्मदा नदी अनुवर्ती नदी है कि नहीं है। तो अब आपके दिमाग में अपने ज्ञान की घंटी बज गई होगी और आपने अनुमान लगा लिया होगा कि हाँ, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से निकलकर किस प्रकार से अपने मार्ग में बहते हुए और कहाँ जाती है? खंबात की खाड़ी में। और खंबात की खाड़ी किसका पार्ट है? अरब सागर का पार्ट है। और अरब सागर किसका पार्ट है? हिंद महासागर का पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि सागर या महासागरी जल में चली गई कौन? नर्मदा नदी। मतलब किसी अन्य नदी की सहायक नदी नहीं है। इसका मतलब नर्मदा नदी क्या है? नर्मदा नदी एक अनुवर्ती नदी है। समझ में आ गया? यानी कि जो नदियाँ अपने उद्गम स्थान से निकलती हैं और किसी अन्य नदी में नहीं मिलती है और डायरेक्ट वो कहाँ पर जाती है? सागर या महासागरी जल में, तो ऐसी नदियों को हम लोग क्या कहते हैं? अनुवर्ती नदी कहते हैं। अब दिमाग लगा लो कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ पढ़ी है आप लोगों ने, और उनमें से कौन कौन सी नदियाँ अनुवर्ती या अनुगामी नदियाँ हैं। कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तो स्टार्ट किया हम लोगों ने, आगे देखो और मज़ा आएगा। ठीक है भाई, पढ़ने में भी मज़ा आता है। सबसे मेन बात, इंटरेस्ट जगाना पड़ता है। ठीक है, और इंटरेस्ट अब जाग गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखना दोस्तों, ये जो मुख्य नदी है, इस मुख्य नदी की मैं सहायक नदी बना रहा हूं। इस मुख्य नदी की क्या बनाई? सहायक नदी। इस प्रकार से नदी है तो पानी होगा ही होगा। नदी है तो पानी डेफिनेटली होगा। तो अनुवर्ती नदी की हमने सहायक नदियां बना ली। अनुवर्ती की सहायक नदियां। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन ये रही, इधर बह रही है ऐसे, और ये ऐसे। अनुवर्ती की सहायक नदियों को परवर्ती नदी कहते हैं। अनुवर्ती की सहायक नदी को क्या कहते हैं? परवर्ती नदी कहते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पे कि ये नदी कौन सी है। इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों अनुवर्ती मुख्य नदी। और ये कौन सी हो जाएगी? तो इसे हम लोग कहते हैं परवर्ती नदी। परवर्ती नदी। क्या लिखोगे परवर्ती नदी में? परवर्ती नदी में क्या लिखेंगे हम लोग? परवर्ती अनुवर्ती की सहायक नदियों को परवर्ती नदी कहते हैं। यानी कि अनुवर्ती की सहायक नदियों को क्या कहते हैं?
परवर्ती नदी कहते हैं। तो ये हमारे पास में परवर्ती नदी आ गई है। और आगे जब हम लोग देखेंगे तो कंडीशन बनती है कुछ इस प्रकार से। देखिएगा, ये नदी आ रही है, नदी आपने देख ली होगी भाई, नदी आपने देख ली होगी। एक नदी इस साइड से बनाई देता हूँ, ठीक है। और नदी है तो पानी तो होगा ही होगा। देखो, मेरा तो मानना इतना है कि पढ़ो तो शांति से पढ़ो, लेकिन अच्छा पढ़ो और एक ही बार पढ़ो। एक्सक्यूज़ का कोई मतलब नहीं होता है कि मेरा नहीं हुआ। अरे भाई, क्यों नहीं हुआ? जल्दबाजी की होगी, आधा अधूरा पढ़ा होगा तो नहीं हुआ है। एक बार पढ़ो, शांति से पढ़ो, लेकिन सही पढ़ो और सभी पढ़ो, पूरे कंसेप्ट क्लियर करो। बस हो गया इसमें। ये अपना टॉपिक मान के चलिए कि जो नदियां हैं क्रमवर्ती की सारी कवर्ड हो जाएगी। अब कैसे होगी? तो अनुवर्ती परवर्ती हो चुकी है। अगली कौन सी? नवानुवर्ती। नवानुवर्ती मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर दोस्तों, एक बार देख लो। नवानुवर्ती रिवर्स की हम लोग बात करेंगे। ये डायरेक्शन है इसकी, ये इसकी भी डायरेक्शन यही है और इसकी भी डायरेक्शन यही है। डायरेक्शन को देख के आपके दिमाग में आ रहा होगा। और अगर मैं आपसे पूछ भी लूँ कि ये जो डायरेक्शन है नदी के बहने की, इन्हीं ऊपर वालों की, इनकी जो दिशा है, प्रवाह की दिशा, वो अनुवर्ती नदी की प्रवाह की दिशा में ही है और नीचे वालों की जस्ट इसके अपोजिट है। ये भी आप लोग देख रहे हो, यही कंडीशन है, यही स्थिति है ना। तो अनुवर्ती हो गई, परवर्ती हो गई, बाकी कौन सी बच्ची? नवानुवर्ती की बात करेंगे। तो नवानुवर्ती पहले मैं आपको मानचित्र में बता देता हूं, इस डायग्राम में बता देता हूं कि परवर्ती नदी की सहायक नदियां, भाई किसकी सहायक है? परवर्ती नदी। मैं लिख भी देता हूं वहां पे, नवानुवर्ती लिख देता हूं मैं यहां पे, नवानुवर्ती नदी, ठीक है। क्या बोला मैंने? परवर्ती की सहायक नदियां, लेकिन इनके प्रवाह की दिशा अनुवर्ती के प्रवाह की दिशा में हो, ऐसी नदियों को नवानुवर्ती कहते हैं। लो बताओ क्या लिखोगे आप लोग? नवानुवर्ती, नवानुवर्ती, परवर्ती की सहायक नदियां, परवर्ती की सहायक नदियां जिनकी जिनके जिनके प्रवाह की दिशा, जिनके प्रवाह की दिशा अनुवर्ती या अनुगामी नदी के प्रवाह की दिशा में हो, दिशा में हो,
ऐसी नदियों को नवानुवर्ती नदी कहते हैं। जो आपने वहाँ पे डायग्राम में देखा वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि परवर्ती की सहायक नदियाँ जिनके प्रवाह की दिशा अनुवर्ती या अनुगामी नदी के प्रवाह की दिशा में हो, ऐसी नदियों को अनुवर्ती नदी कहते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देख भी लिया कि ये अनुवर्ती या अनुगामी नदी की सहायक नदी, जैसे हम लोग कहते हैं परवर्ती, इस परवर्ती नदी की सहायक नदियाँ जिनके प्रवाह की दिशा अनुवर्ती के प्रवाह की दिशा में है, और ऐसी नदियों को क्या कहते हैं हम लोग? नवानुवर्ती नदी। यहाँ तक क्लियर है? अगली कौन सी है? अध्यारोपित नदी। अध्यारोपित नदी मैं लिख देता हूं, उसके बाद समझा भी देता हूं। मैंने यहां पे लिख दिया अध्यारोपित नदी। क्या लिखेंगे अध्यारोपित नदी में? कंडीशन वही आ रही है, परवर्ती की सहायक नदियां। अब आप सोचोगे कि सर परवर्ती की सहायक नदी तो ऊपर वाली भी है। ठीक है, रुको जरा। परवर्ती की सहायक नदियां जिनके प्रवाह की दिशा अनुवर्ती या अनुगामी नदी के प्रवाह की दिशा में हो। अच्छा, नदी के प्रवाह की दिशा में नहीं हो, प्रवाह की दिशा में न होकर विपरीत दिशा में हो। ऐसी नदियों को अध्यारोपित नदी कहते हैं। अध्यारोपित नदी नहीं दोस्तों, प्रत्यानुवर्ती आएगा वहां पे, प्रत्यानुवर्ती। समझ रहे हो? कौन सी आएगी? प्रत्यानुवर्ती। क्या लिखेंगे यहां पे? प्रत्यानुवर्ती। अध्यारोपित की तो परिभाषा ही पूरी चेंज हो जाएगी। क्या लिखूंगा मैं यहां पे? प्रत्यानुवर्ती। प्रत्यानुवर्ती नदी। ठीक है भाई, प्रत्यानुवर्ती नदी की परिभाषा क्या है कि परवर्ती की सहायक नदियां जिनके प्रवाह की दिशा अनुवर्ती या अनुगामी नदी के प्रवाह की दिशा में ना होकर उसकी विपरीत दिशा में हो, ऐसी नदियों को क्या लिखा? ऐसी नदियों को प्रत्यानुवर्ती नदी कहते हैं। तो चारों चीजें हमारे पास में आ गई है इस डायग्राम के माध्यम से। भाई परवर्ती हो गई, नवानुवर्ती हो गई, और ये कौन सी हो जाएगी? प्रत्यानुवर्ती। प्रत्यानुवर्ती नदी। और जो मुख्य नदी है, इस मुख्य नदी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुवर्ती नदी या अनुगामी नदी। भाई इस मुख्य नदी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुवर्ती या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुगामी।
तो हमारे पास में क्रमवर्ती नदियाँ हो चुकी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये हमें समझ में आ गया तो मध्य प्रदेश की नदियों को हम लोग इन तथ्यों के अंतर्गत आसानी से रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है यहाँ तक। अब बात किसकी होगी दोस्तों? ये तो क्रमवर्ती की बात होती है। अगली कौन सी आती है? अक्रमवर्ती। भाई मध्य प्रदेश में अपवाद तंत्र पढ़ रहे हैं हम लोग, आराम से पढ़ना है लेकिन सही तरीके से पढ़ना है। ठीक है। अक्रमवर्ती नदियाँ। और अक्रमवर्ती नदियों को हम लोगों ने यहाँ पर यदि देखा था तो अक्रमवर्ती नदियाँ, ये नदियाँ ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, बल्कि क्या लिखा है कि ये ढाल का अनुसरण ना करती है। उदाहरण के लिए पूर्ववर्ती नदियाँ और अध्यारोपित नदियाँ इसके अंतर्गत रखी गई हैं। ठीक है। तो पूर्ववर्ती नदियाँ किसे कहेंगे वो हम लोग एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। पहली कौन सी है? पूर्ववर्ती नदी। क्या होती पूर्ववर्ती नदी? देखना दोस्तों, इसमें मैं क्या लिख रहा हूं। ऐसी नदियां जो अपने उद्गम स्थान से निकलकर अपने मार्ग में प्रवाहित होती है, अपने मार्ग में प्रवाहित होती है। लेकिन यदि इनके मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न हो जाए तो उस अवरोध को काटकर पुनः उस मार्ग पर प्रवाहित होती है। ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। ऐसी नदियों को क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। उदाहरण बताओ। उदाहरण के लिए यदि हम लोग बात करेंगे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, तो ये नदियाँ इसके अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? पूर्ववर्ती नदियाँ। इन नदियों को हम लोग हिमालय पार की नदियाँ भी कहते हैं। ठीक है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इनके मार्ग में जब कोई अवरोध आता है तो उस अवरोध को काटने के परिणाम स्वरूप जिस संरचना का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं गार्ज। क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। और यदि इस गार्ज का आकार बड़ा हो जाता है तब इसे हम लोग कैनियन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनियन। जब ये कैनियन आकार में थोड़ा और बड़ा और गहरा होता है तब इसे हम लोग ग्रैंड कैनियन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैंड कैनियन। और यदि इसका आकार विशाल और गहरा हो जाता है तब इसे हम लोग कहते हैं काल्डेरा।
डेरा। तो ये चीज़ें भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सब पढ़ेंगे दोस्तों, हम लोग सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ठीक, सब पढ़ेंगे। सिंधु नदी के द्वारा सिंधु गार्ज का निर्माण किया जाता है। ब्रह्मपुत्र के द्वारा असम में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको दिहंग गार्ज देखने को मिलेगा। और सतलज नदी के द्वारा शिपकिला गार्ज देखने को मिलेगा। कौन सा? शिपकिला गार्ज। ठीक है, तो पूर्ववर्ती नदियों के अंतर्गत आपको ये पता होना ज़रूरी है। अगला कौन सा है? अध्यारोपित नदियाँ। अध्यारोपित नदियाँ, अध्यारोपित नदियाँ। अब आपको ये भी क्वेश्चन पूछने को आता है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी अध्यारोपित नदियों के वर्ग में आती है या नहीं आती है। तो अध्यारोपित की यदि हम लोग बात करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ऐसी नदियाँ जो अपने प्रवाह क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में मृदा का अपरदन करती है, मृदा का अपरदन करती है। ऐसी नदियां जो अपने प्रवाह क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में मृदा का अपरदन करती है, परिणाम स्वरूप गहरे खड्ड, अवनालिकाएं या बीहड़ का निर्माण होता है। या बीहड़ का निर्माण होता है। ऐसी नदियों को क्या कहते हैं? अध्यारोपित नदियाँ कहते हैं। ठीक है, अब देखो बीहड़ का निर्माण आ गया यहाँ पे, तो वहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी नदियाँ होगी मध्य प्रदेश की। तो उदाहरण के लिए यदि मैं बात करूँ, उदाहरण तो सबसे पहले तो हम किसका नाम देंगे? चंबल नदी। चंबल, सोन, बनास, तो ये नदियाँ उदाहरण में आती है, क्योंकि चंबल नदी के द्वारा ही मध्य प्रदेश के श्योपुर, भिंड, मुरैना वाले क्षेत्र में सर्वाधिक बीहड़ का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों मध्य प्रदेश की नदियों के अंतर्गत या फिर विश्व की नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, और उन दो वर्गों में क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती, और उनके अंतर्गत जो नदियां आती है तो उनमें मध्य प्रदेश की किन किन नदियों को सम्मिलित किया जा सकता है वो आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब आते हैं हम लोग मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र। तो हेडिंग क्या लिखूंगा दोस्तों यहाँ पर मैं? मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र। मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र। और मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र की जब बात हो तो मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को 6 भागों में विभाजित किया गया है। क्या लिखते हैं हम लोग इसमें?
मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को छह भागों में विभाजित किया गया है। अब छह भाग कौन कौन से हो जाएंगे, चलो वो देख लेते हैं हम लोग कि छह भाग कौन कौन से हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर पहले भाग की हम लोग यहां पर बात करें तो मैं लिख रहा हूं यहां पे गंगा नदी अपवाह तंत्र। क्या लिखा मैंने? गंगा नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गंगा नदी अपवाह तंत्र की बात करेंगे 2,02,070 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। और यदि आगे देखें तो इसके 3 उपतंत्र मिलते हैं हमें। क्या मिलते हैं? 3 उपतंत्र। कौन कौन से उपतंत्र हो जाएंगे वो भी देख लो। 3 उपतंत्र की बात होगी। यमुना उपतंत्र, सोन उपतंत्र, टॉन्स उपतंत्र। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग गंगा नदी अपवाह तंत्र को पढ़ने वाले हैं। चंबल नदी भी आएगी, शिप्रा भी आएगी, बहुत सारी नदी आएगी। ठीक है, तो गंगा नदी अपवाह तंत्र हमारे पास में होता है एक। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे दूसरे की। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र की बात करेंगे 93,130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसमें सम्मिलित किया गया है। नर्मदा नदी के बाद में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं थर्ड ताप्ती नदी अपवाह तंत्र, जिसके अंतर्गत 64,874 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सम्मिलित किया गया है। और नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। भाई 6 भाग हैं या 6 अपवाह तंत्र हैं, 3 हो गए। अगला कौन सा है? माही नदी अपवाह तंत्र 38,699 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा। अगला हमारे पास में आता है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र 23,388 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। और यहाँ से दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो आखिरी अपवाह तंत्र हमारे पास में आता है। क्योंकि 6 है तो 6 में से 4-5 तो हम लोगों ने देख लिए हैं, एक बचा है महानदी अपवाह तंत्र। मात्र 154 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे हंस दो नदी। हंस दो नदी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र के अंतर्गत हमें ये 6 अपवाह तंत्र पता होना चाहिए, इनके क्षेत्रफल पता होना चाहिए। और इसके अलावा इस कुल अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश का, यानी कि इस कुल अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश का अपवाह क्षेत्र कितना सम्मिलित किया गया है या कितना आता है, वो भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक नदी अपवाह तंत्र से, जिसका नाम है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, सब पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई, सभी पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट में कहां से कर रहा हूं, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र से। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। देखो किस प्रकार से इसको हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे, बेटेंशन रहो। हेडिंग मैंने यहां पे लिख दी गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, ब्रैकेट में डाल देता हूं। ठीक है, कर दिया क्लोज। मैं बनाने जा रहा हूं एक मैप। क्या बनाने जा रहा हूं, एक मैप, या फिर मैं आपको यहां पर बना रहा हूं कुछ जिले। समझने का प्रयास करना कौन कौन से जिले बना रहा हूं। ठीक है, सपोज मान लो मैंने बना दिया, पहले मैप बना देता हूं। चलो जिले देख लो, वरना समझ नहीं पाओगे। भाई गोदावरी नदी अपवाह तंत्र की बात हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैप को आप एक बार देख लेना, बाकी बनाना मेरे साथ में, कि मैंने यहां पर बनाया एक जिला, एक, दो, तीन, चार। अब आप सोचोगे कि सर ये 4 जिले इतने बड़े बड़े, बिल्कुल भाई नदी पढ़ रहे हैं। अब नदी पढ़ेंगे तो जिले अगर बड़े होंगे तभी तो हम लोग नदी और उसकी सहायक नदियों को समझ पाएंगे। समझ रहे हो, इस प्रकार से मैंने बना दी, यहां बना देता हूं। अगर मैं इसको बोल दूं कि ये बालाघाट है, तो मानोगे कि नहीं मानोगे, बिल्कुल मानना पड़ेगा भाई, क्यों नहीं मानोगे। ये बालाघाट है और बालाघाट के साइड में कौन सा जिला है, तो अब आपके दिमाग की घंटी बज गई होगी कि सर बालाघाट के साइड में शिवनी है, शिवनी के साइड में छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा के साइड में कौन है, तो बैतूल है। समझ गए होंगे, बालाघाट शिवनी, बालाघाट शिवनी छिंदवाड़ा बैतूल, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें जिले पता हो गए। जब हमें जिले पता हो गए तो अब क्या करना है, करना क्या है, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है, नदी बनानी है हमें। क्या बनानी है, नदी बनानी है। तो मैंने यहां पर बनाई दोस्तों एक रिवर, क्या बनाई, एक नदी बनाई है इस प्रकार से। देखना, ये जा रही है एक नदी, ये जा रही एक नदी इस प्रकार से। इस नदी का नाम है गोदावरी नदी, कोई दिक्कत नहीं हमें भाई, नदी जा रही है गोदावरी, जहां से निकलेगी महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर से, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। कहां से निकलेगी, महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है, नदी का नाम क्या है, गोदावरी, बताता हूं अभी। और यहां पे देखना दोस्तों, एक रिवर ये आ रही है इस प्रकार से, एक रिवर ऐसी आएगी, ये गई, और एक रिवर देखना यहां से जाएगी, ये गई। अब आप सोचे सर नदियां तो बना दी है, नाम तो हमें पता ही नहीं है। बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन नदियों का कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हरी हो गई है भाई। नदियां कैसी हो गई है, हरी हो गई है। ठीक है, देखो यहां पे और एक नदी यहां से गई,
ऐसी। तो इस प्रकार से बनती नदियां दोस्तों किसके अंतर्गत? गोदावरी नदी अपवा तंत्र के अंतर्गत। मैं नाम यहां पे लिख देता हूं एक बार ताकि आपको आसानी हो जाए। ये जो नदी है इसका नाम है गोदावरी नदी। क्या नाम है? गोदावरी नदी। तो ये तो चलो गोदावरी नदी हो गई है। ये रिवर कौन सी है? इसे हम लोग कहते हैं वैनगंगा। वैनगंगा। और ये रिवर वर्धा। वर्धा बैतूल से और वैनगंगा शिवनी से। समझ रहे हो? सब बताऊंगा, सब लिखेंगे अभी हम लोग, ठीक है भाई। ये मिलती कहां पे? यहां पे महाराष्ट्र में। कहां मिलती? महाराष्ट्र में भंडारा जिला। भंडारा जिला लिख देता हूं मैं यहां पे, भंडारा जिला। इधर वैनगंगा, इधर वर्धा, भंडारा जिला महाराष्ट्र में मिल जाती है। भाई कहां पे मिलती है? महाराष्ट्र में। मिलने के परिणाम स्वरूप एक संयुक्त धारा बनती है। इस धारा को हम लोग कहते हैं दोस्तों प्राणहिता नदी। प्राणहिता नदी मतलब क्या हुआ? एरो लगा देते हैं यहां पे। प्राणहिता नदी। प्राणहिता नदी किन दो नदियों की संयुक्त धारा है? तो वैनगंगा और वर्धा दोनों महाराष्ट्र के भंडारा जिले में मिल जाती है और दोनों के मिलने से प्राणहिता नदी का निर्माण हो जाता है। और प्राणहिता किस में जाकर मिल जाती है? गोदावरी नदी में। और गोदावरी नदी कहाँ पर जाती है? बंगाल की खाड़ी में, आंध्र प्रदेश के तट पे अपना मोहना बनाती है और किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। निकलती कहाँ से है? नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। 1465 किलोमीटर की लंबाई है। सब लिखेंगे, सब मैं लिखवाऊंगा, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? वैनगंगा नदी से। कहाँ से करेंगे? वैनगंगा नदी से। भाई जिला कौन सा है? शिवनी। मैं पहले जिले बता चुका हूँ, बालाघाट, शिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, ठीक। अब लिखने का कार्यक्रम मैं करता हूँ दोस्तों आगे। नदी की मैं हेडिंग यहाँ पर लिख देता हूँ, वैनगंगा नदी। नदी की हेडिंग क्या है? वैनगंगा नदी। वैनगंगा नदी। क्या लिखूं मैं वैनगंगा में? वैनगंगा में क्या लिखूंगा? यहां पे यदि देखेंगे सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत की मैकाल श्रेणी के अंतर्गत, समझ रहे हो भाई? सतपुड़ा पर्वत की मैकाल श्रेणी के अंतर्गत सिवनी जिले के मुंडरा गांव के परसवाड़ा पठार के अंतर्गत रजोताल या रजोला ताल झील से इसका उद्गम होता है। अब आप लोग बोलोगे सर इतना? बिल्कुल लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले उद्गम की बात करूंगा। सबसे पहले किसकी बात करूंगा? उद्गम की। क्या लिखूंगा उद्गम में? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत की महादेव, सतपुड़ा पर्वत की मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी के अंतर्गत सिवनी जिले, सिवनी जिले, सिवनी जिले के मुंडरा गांव, सिवनी जिले के मुंडरा गांव के परसवाड़ा पठार के अंतर्गत
रजोला ताल से निकलती है। भाई रजोला ताल का मतलब झील ही होता है, लेकिन झील का नाम क्या है? रजोला ताल। से निकलती है कौन? वैनगंगा नदी। कोई दिक्कत नहीं है। 2 जिलों में प्रवाहित होती है मध्य प्रदेश के। कौन कौन से 2 जिले? सिवनी, बालाघाट। सिवनी और बालाघाट 2 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से 2 राज्य? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अर्धचंद्राकार संरचना बनाती है। अर्धचंद्राकार संरचना बनाती है। कैसी? देखो यहां पे, ये यहां पे बना रही है अर्धचंद्राकार संरचना, ठीक है। कुल लंबाई 570 किलोमीटर। और आगे बात करेंगे, इसे सिवनी की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिवनी की जीवन रेखा कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में यहां पर लिखेंगे, महाराष्ट्र के भंडारा जिले में, महाराष्ट्र के भंडारा जिले में वर्धा नदी से मिलकर प्राणहिता का निर्माण करती है। तो ये बातें आपको पता होना ज़रूरी है। और आखिरी पॉइंट इसमें हम लोग लिखेंगे, रुडयार्ड किपलिंग द्वारा, क्या लिखेंगे दोस्तों? रुडयार्ड किपलिंग द्वारा रुडयार्ड किपलिंग द्वारा 1894-95 में द जंगल बुक और द सेकंड जंगल बुक, द सेकंड जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग द्वारा 1894-95 में द जंगल बुक और द सेकंड जंगल बुक में वैनगंगा नदी का जिक्र किया गया, या वैनगंगा नदी का वर्णन किया गया। इस लाइन को आप कंप्लीट कर लेना। कैसे? रुडयार्ड किपलिंग द्वारा 1894-95 में द जंगल बुक और द सेकंड जंगल बुक में वैनगंगा नदी का वर्णन किया गया है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो हम लोगों ने वैनगंगा नदी के बारे में कुछ पॉइंट लिखे हैं, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है दोस्तों। कैसे बाकी है देखना, कैसे बाकी है। अब देखो यहाँ पे, इस वैनगंगा नदी पर शिवनी में एक बांध बना है, ये दिख रहा आपको। और इसी वैनगंगा नदी पर
बालाघाट में भी एक बांध बना हुआ है। इन बांधों के नाम भी हमें पता होना ज़रूरी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। भाई 8 पॉइंट हुए हैं, आगे हम लोग 90 पॉइंट की ओर बढ़ जाएंगे। ये पॉइंट नंबर 9, ठीक है। क्या है पॉइंट नंबर 9? सिवनी में बना बांध। आप क्या लिखोगे कि वैनगंगा नदी पर सिवनी जिले में एक बांध बनाया गया है। तो सिवनी में बना बांध कौन सा है? तो सिवनी में बना बांध मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों कि जो सिवनी में बांध बना उसका नाम है संजय सरोवर। संजय सरोवर, और इसी को हम लोग भीमगढ़ बांध भी कहते हैं। संजय सरोवर या भीमगढ़ बांध, इसकी विशेषता ये है कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी बांध भीमगढ़ या संजय सरोवर बांध है। कहाँ पे? सिवनी में है, वैनगंगा नदी पर। यहाँ तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला बांध हम लोगों ने देखा है यहाँ पर बालाघाट में। भाई अगला बांध कहाँ पर है? बालाघाट ज़िले में है। तो बालाघाट में जो डैम है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। भाई सिवनी में बना बांध हम लोगों ने देख लिया, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं आई। तो अब चलते हैं आगे, कहाँ पे? 10 नंबर पे। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बालाघाट में बना बांध। बालाघाट में जो बांध है उसका नाम है दोस्तों धुती बांध। क्या नाम है? धुती बांध। धुती बांध की विशेषता आपको ये लिखनी पड़ेगी कि मध्य प्रदेश की पहली नहर में धुती बांध के संपर्क में हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। मध्य प्रदेश की पहली नहर वैनगंगा नहर, वैनगंगा नहर, मध्य प्रदेश की पहली नहर वैनगंगा नहर 1923 में 45 किलोमीटर लंबाई के साथ 45 किलोमीटर लंबाई के साथ धुती बांध से ही निकाली गई जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के बालाघाट और महाराष्ट्र के भंडारा जिले के 4000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करती है। तो ये बातें हमें पता होना चाहिए संजय सरोवर और भीमगढ़ के बारे में। इसके अलावा धुती बांध, यहाँ तक हुआ क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो दोस्तों वैनगंगा नदी पर आप देखोगे
क्या देखोगे? वेनगंगा नदी पर बालाघाट जिले में, यहां पर देखना, एक जलप्रपात देखने को मिलेगा आपको इस प्रकार से। मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं ताकि आपको आसानी से वहां पर दिख जाए। एक जलप्रपात देखने को मिल रहा है। इस जलप्रपात का नाम है गांगुलपारा जलप्रपात। तो अगला पॉइंट हमारे पास में क्या आता है? अगला पॉइंट हमारे पास में आता है 11 नंबर पे, बालाघाट जिले में, बालाघाट जिले में वेनगंगा नदी पर गांगुलपारा जलप्रपात, गांगुलपारा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? गांगुलपारा जलप्रपात बनता है या पाया जाता है, एक ही बात है। तो गांगुलपारा जलप्रपात किस जिले में है? अरे भाई, गांगुलपारा जलप्रपात किस जिले में है? तो बालाघाट जिले में है, वेनगंगा रिवर पर। ठीक है। शिवने से निकली डैम कौन सा है? संजय सरोवर, जिसको हम लोग भीमगढ़ भी कहते हैं, धुती बांध है, और ये गांगुलपारा जलप्रपात है। इसके अलावा हम लोग वेनगंगा नदी के बारे में काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग जब बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ से जब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक रिवर आती छत्तीसगढ़ से, इस प्रकार से। भाई नदी कहाँ से आ रही है? छत्तीसगढ़ से। नदी कहाँ से आ रही है? छत्तीसगढ़ से। नदी का नाम है वाघ नदी। नदी का नाम क्या है? बाघ नदी। छत्तीसगढ़ से आई और इसके बाद में मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले और महाराष्ट्र के जिले और महाराष्ट्र की सीमा बनाते हुए वेनगंगा नदी में जाकर मिल गई। नदी का नाम क्या है? वाघ नदी। क्लियर? अब आप बोलोगे सर वाघ नदी छत्तीसगढ़ से आ रही है, तो हमें यहाँ पर इसको बनाने की क्या ज़रूरत है? भाई ज़रूरत है, ज़रूरत है तभी तो बनाई है। अब आप लोग बोलोगे कि सर ज़रूरत है तो बता दो क्यों ज़रूरत है। देखो यहाँ पे बालाघाट से एक रिवर आएगी और इस वाघ नदी में जाकर मिल गई। नदी मध्य प्रदेश की है, जो कि मिली किस में है? वाघ नदी में मिल गई। नदी का नाम आपको पता होना जरूरी है दोस्तों। यहां पर इस नदी का नाम है इस नदी का नाम है देव नदी। ठीक है, मैं कलर सिलेक्ट कर रहा हूं ताकि नाम लिख पाऊं, ताकि आप लोगों को आसानी समझ में आ पाए। ठीक है, तो नदी का नाम क्या है? देव नदी। लिख देता हूं मैं वहीं पर, नदी का नाम देव नदी। देव नदी। ये देव नदी किसकी सहायक है? वाघ नदी की। वाघ नदी किसकी सहायक है? वेनगंगा नदी की। और देव नदी पर बालाघाट जिले में हमें मिलेगा एक जलप्रपात। भाई देव नदी पर बालाघाट जिले में हमें क्या मिल रहा है दोस्तों? एक जलप्रपात। ये मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, पानी का एक फव्वारा बन गया। इस जलप्रपात का नाम है मलधर जलप्रपात। क्या नाम है? मलधर जलप्रपात। तो आगे मैं लिख भी देता हूं वहां पे, ताकि आपको आसानी समझ में आ पाए। क्या कंडीशंस हैं? नदी का नाम क्या है? देव नदी। भाई नदी का नाम क्या है? देव नदी। यहां पर हम लोग देख लेते हैं देव नदी। ज़्यादा बातें मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि वहां पर मैंने शो कर दिया है। देव नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है, मैं जलप्रपात का नाम लिख रहा हूं। देव नदी पर कौन सा जलप्रपात है? मलधर जलप्रपात। मलधर जलप्रपात। जिला भी आपको यहां पर पता हो गया, जिला कौन सा है? बालाघाट।
जिला कौन सा है? बालाघाट। ठीक है, वाघ नदी हो गई, देव नदी हो गई, वैनगंगा हो गई। आगे बढ़े यहाँ से। जब आगे बढ़ेंगे तो स्थिति ये होती है, देखना यहाँ पे एक रिवर आती है दोस्तों यहाँ पर, जो वैनगंगा में जाकर मिल जाती है। मध्य प्रदेश की नदी है। इस नदी का नाम है चंदन नदी। इस नदी का नाम क्या है? चंदन नदी। चंदन नदी। यहीं पे लिख दिया मैंने, चंदन नदी। चंदन नदी किसकी सहायक है? वैनगंगा की। चंदन नदी पर आपको बालाघाट जिले में मिलेगा एक डैम। चंदन नदी पर जो वैनगंगा की सहायक है, इस चंदन नदी पर एक डैम मिलेगा। इस बांध का नाम क्या है? इस बांध को हम लोग कहते हैं दोस्तों नेहल सेरा बांध। क्या कहते हैं? नेहल सेरा बांध। क्या लिखूंगा? चंदन नदी। और लिखना क्या है? नेहल सेरा बांध, जिला बालाघाट। और चंदन नदी सहायक किसकी है? तो आप लोग क्या बोलोगे कि चंदन नदी सहायक है वैनगंगा की। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो छिंदवाड़ा से एक नदी आएगी बहकर, ये गई और ये देखो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा बनाते हुए किस में जाकर मिल गई? वैनगंगा में। नदी कहाँ से? शिवनी से आ रही है। नदी कहाँ से आई है? सिवनी से। कोई दिक्कत यहाँ पे? भाई शिवनी से निकलकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा बनाते हुए वैनगंगा में जाकर मिल जाती है। नदी का नाम है बावनथड़ी। नदी का नाम क्या है? बावनथड़ी नदी। बावनथड़ी। बावनथड़ी नदी पर बालाघाट और महाराष्ट्र की सीमा पर एक डैम मिलेगा जिसका नाम है राजीव सागर बांध। बावनथड़ी पर जो डैम बना हुआ है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर, इस डैम का नाम क्या है? राजीव सागर बांध। नदी का नाम क्या लिखेंगे? बावनथड़ी नदी। बावनथड़ी नदी। बांध का नाम क्या है? राजीव सागर बांध। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर। और मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? बालाघाट जिला आता है यहाँ पे। सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद में दोस्तों जब हम लोग देखते हैं ना आगे, तो उस चीज़ को देखने का प्रयास करना। यहाँ पर एक नदी हमें देखने को मिलती है और ये ऐसे जाती है वैनगंगा में, ये गई। ठीक है, वैनगंगा में चली गई। इस नदी का नाम है कान्हन नदी। इस नदी का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, क्या नाम है इसका? यहाँ पे नहीं लिखते, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। नदी का नाम है कान्हन नदी। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, क्या नाम है? कान्हन नदी।
निकली कहाँ से? छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा में इस नदी पर हमें मिलेगा एक जलप्रपात। छिंदवाड़ा में इस नदी पर हमें क्या मिला? एक जलप्रपात मिला। इस जलप्रपात का नाम क्या है? इस जलप्रपात को दोस्तों हम लोग कहते हैं लिलाही जलप्रपात। क्या कहते हैं? लिलाही जलप्रपात। जलप्रपात कौन सा बना? जलप्रपात लिलाही जलप्रपात। लिलाही जलप्रपात कहाँ पे? छिंदवाड़ा में। ठीक है, तो यहां तक भी हमारा मैटर क्लियर हो गया। जब आगे देखेंगे तो आगे क्या होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। छिंदवाड़ा से ही एक रिवर आती है, इस प्रकार से बहते हुए कान्हन में जाके मिल जाती है। इस नदी का नाम है पेंच नदी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि छिंदवाड़ा और सिवनी की सीमा पर यहाँ पे एक नेशनल पार्क है। इस नेशनल पार्क को हम लोग कहते हैं पेंच नेशनल पार्क। क्या कहते हैं इसको? पेंच नेशनल पार्क। मैं लिख देता हूं, पेंच नेशनल पार्क, पीएनपी। पीएन की मतलब पेंच नेशनल पार्क। नदी कौन सी है? पेंच। इस पेंच नदी पर पेंच नेशनल पार्क में एक बांध बना हुआ है। इसके अलावा एक बांध हमें छिंदवाड़ा में भी देखने को मिलता है। नदी का नाम क्या है? पेंच। कान्हन में कहाँ पे मिलती है? नागपुर में। कान्हन में कहाँ पे मिलती है? नागपुर में। ठीक है, नदी का नाम क्या है? पेंच। एक बांध कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में। डैम का नाम है माचागोरा। पेंच नेशनल पार्क से होकर बहती है। पेंच नेशनल पार्क की जीवन रेखा भी इसे कहते हैं। और पेंच नेशनल पार्क में इस नदी पर बना हुआ एक डैम, डैम का नाम है तोतला डोह बांध। चलो लिख देते हैं, ये तो बात हो गई है। ठीक है ना? तो दोस्तों नदी का नाम मैंने क्या बोला? पेंच नदी। पेंच नदी। और पेंच नदी में क्या लिखेंगे? छिंदवाड़ा से उद्गम, छिंदवाड़ा से उद्गम महाराष्ट्र के नागपुर में कान्हन में मिल जाती है। मिल गई? मिल गई ना? और आगे क्या करेंगे भाई? आगे क्या करेंगे? छिंदवाड़ा में बांध। छिंदवाड़ा में बांध कौन सा? माशागोरा। कौन सा? माशागोरा बांध। माशागोरा बांध। छिंदवाड़ा में बांध कौन सा है? माशागोरा बांध। पेंच नेशनल पार्क में, या लिख देता हूं, पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क से गुजरती है
पेंच नेशनल पार्क से गुजरती है। पेंच नेशनल पार्क की जीवन रेखा कहते हैं, जीवन रेखा कहते हैं। किसे? पेंच नदी को। भाई पेंच नदी को पेंच नेशनल पार्क की जीवन रेखा कहते हैं, ठीक है ना। छिंदवाड़ा और सिवनी तथा महाराष्ट्र सीमा पर पेंच नेशनल पार्क में, पेंच नेशनल पार्क में तोतला डोह बांध, तोतला डोह बांध निर्माणित है, मतलब बनाया गया है। तो ये बातें हमें पेंच नदी के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़े। भाई पेंच नदी के बारे में हम लोगों ने देख लिया, और यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो एक रिवर हमें और मिलेगी। अब आप बोलोगे सर और कितनी नदियाँ हैं? बस हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक नदी हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखो ये जा रही है छिंदवाड़ा से होते हुए किस में जाकर मिल गई? तो आप बोलोगे सर पेंच नदी में जाकर मिल गई। बिल्कुल मिल गई है, पेंच नदी में जाकर मिल गई। नदी का नाम क्या है? तो नदी का नाम है कुलबेहरा। नदी का नाम क्या है? कुलबेहरा। लिख देता हूं, कुलबेहरा, या कोई दिक्कत नहीं, आगे मैं लिख देता हूं। कुलबेहरा नदी पेंच में जाकर मिल गई। इस कुलबेहरा नदी को छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहते हैं। क्या लिखेंगे? अच्छा जगह खत्म हो गई, क्या लिखेंगे? कुलबेहरा नदी। और कुलबेहरा के बारे में क्या लिखेंगे? छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहते हैं। किसे कहते हैं छिंदवाड़ा की जीवन रेखा? कुलबेहरा नदी को। सिवनी की जीवन रेखा किसे कहते हैं? वैनगंगा नदी को। पेंच नेशनल पार्क की जीवन रेखा किसे कहते हैं? पेंच नदी को। तो इतनी सारी बातें तो हमने यहाँ तक देख ली हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब किसकी बारी आती है? वैनगंगा नदी की। सॉरी, वैनगंगा तो हो गई है, अब किसकी बारी आएगी? वर्धा नदी की। तो चलो वर्धा नदी के बारे में लिख लेते हैं, और उसके बाद में गोदावरी रिवर के बारे में। तो हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा दोस्तों? फिनिश हो जाएगा। लेकिन अभी जब तक फिनिश नहीं होता है, आपको थोड़ा सब्र बना के रखना पड़ेगा। आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि वाकई में पढ़ाई का लेवल क्या होता है और किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए। हवा में उड़ने से काम नहीं चलता है। हर एक चीज़ को सही तरीके से एक बार पढ़ने की आवश्यकता है। बार बार पढ़ने से बेहतर है एक बार सही से पढ़ लो, ठीक है। अगली कौन सी है? वर्धा नदी। वर्धा नदी। वर्धा नदी हम लोगों ने देखा डायग्राम में कि बैतूल से निकल रही है, लेकिन किस प्रकार से लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे दोस्तों सतपुड़ा पर्वत की महादेव श्रेणी के अंतर्गत बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील, बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील के अंतर्गत
काली भीत पहाड़ी के वर्धन शिखर से निकलती है। समझ रहे हो कि वर्धन शिखर से निकलती है। कुल लंबाई 455 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों में प्रवाहित होती है। और क्या लिखोगे? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। प्रवाहित और महाराष्ट्र के भंडारा में वेनगंगा में मिल जाती है। और दोनों की संयुक्त धारा को हम लोग प्राणहिता का नाम देते हैं। तो ये किसके बारे में हो जाता है? वर्धा नदी के बारे में। अब अगली नदी कौन सी हमारे पास बसती है दोस्तों? अब हमारे पास बसती है गोदावरी नदी। हालांकि गोदावरी नदी हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत जब भारत की नदियाँ पढ़ते हैं तो भारत की नदियों में प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हम लोग इस नदी को पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग गोदावरी नदी के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? गोदावरी रिवर के बारे में। गोदावरी नदी, सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे उद्गम। भाई उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम होता है। लंबाई 1465 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। आंध्र प्रदेश के तट पर बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। क्या बनाती है? अपना मुहाना बनाती है। और किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण
करती है। अब ये डेल्टा और एस्चुरी क्या होता है भाई? डेल्टा और एस्चुरी क्या होता है? तो डेल्टा और एस्चुरी को भी मैं काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ। आप लोग मेरे पिछले वाले लेक्चर्स एक बार देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी डिटेल में डेल्टा और एस्चुरी को मैंने बताया है। ठीक है, इसके अलावा इसे दक्षिणी गंगा, इसके अलावा इसे दक्षिणी गंगा, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां दोस्तों आपको होना ज़रूरी है। देखो, इसे दक्षिणी गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा इसे नहीं कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी नदी को कहते हैं, और दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि गोदावरी नदी अपवाह तंत्र की यदि हम लोग बात करें, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर हम लोग और भी ऐड कर सकते हैं, कुल अपवाह क्षेत्र कितना हो जाएगा? 23,388 वर्ग किलोमीटर। और यहीं पर अगर मैं लिख दूं कि मध्य प्रदेश में 699 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया जाता है। तो ये दोस्तों आपको पता होना अति आवश्यक है। क्या पता होना आवश्यक है? इतनी सारी जानकारियाँ गोदावरी रिवर सिस्टम के अंतर्गत हमें पता होना ज़रूरी है। ठीक है, हालांकि मैंने पहले ही कहा था कि गोदावरी नदी और इसकी सहायक नदियों को हम लोग काफ़ी विस्तार से भारत के भूगोल के अंतर्गत, जब हम लोग भारत की नदियाँ पढ़ने वाले हैं, और भारत की नदियों के अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार में या प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ, जिसको हम लोगों ने दो भागों में विभाजित किया है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो वहाँ पर जब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात होगी तो वहाँ पर हम लोग गोदावरी को काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? तो समझ में आया होगा आप लोगों को गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। इस प्रकार से हमें गोदावरी रिवर अपवाह सिस्टम को पढ़ना है या अपवाह तंत्र को पढ़ना है। स्टार्ट हमने कहाँ से किया था? एक बार नज़र मार लो, समझ रहे हो स्टार्ट कहाँ से किया था? मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र से। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि विश्व की सभी नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया। इन नदियों के एग्जाम्पल्स दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे देखे। इसके बाद में ये नदियों की डेफिनेशन क्या होती है, क्रमवर्ती, अक्रमवर्ती, और फिर ये हो गया था हमारे पास में अपवाह तंत्र। और 6 अपवाह तंत्र में से हम लोगों ने सबसे पहला कौन सा पढ़ा? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, जो कि आपके पास में इस प्रकार से है। इसी प्रकार हम लोग बाकी के अपवाह तंत्र भी पढ़ने वाले हैं। डैम्स, मध्य प्रदेश के बांध और जलप्रपात पर अलग से लेक्चर आप लोगों को दिया जाएगा। आप लोग बेफिक्र रहिए। हर एक बांध का निर्माण कब हुआ है और उस बांध से कितनी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, कितनी जल विद्युत का उत्पादन होता है, और उस बांध से किन किन क्षेत्रों को लाभ मिलता है, या वो किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, सब कुछ आपको एक डिटेल एक लेक्चर में सारी की सारी जानकारी डैम्स पर और जलप्रपात पर मिलेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग हमारा साथ बनाए रखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार आप लोगों को, हम लोगों की जो भी मेहनत है आप लोगों के लिए लगातार आप लोगों को मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।